Okay. Hello everyone, welcome and welcome back to our channel. This is Umesh Bharadwaj once again with all of you. I hope मेरी आवाज आपको ठीक ठाक सुनाई दे रही होगी, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मेरी वीडियो भी दिखाई दे रही होगी। आज का जो प्रीवियस ईयर पेपर लिया है वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 87/20 वाला ही पेपर है। इसकी हम पिछली एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन 1 के 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। अभी डिसिप्लिन 2 के 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। कुछ बातें जो बोलने में समझाने वाली रहेंगी, बीच बीच में बोलते समझाते रहेंगे। ठीक है, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी, ठीक है। और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पर। ये हिंदी इंग्लिश ना मिक्स चल रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया रहेगा तो अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया होगा, जिसका समझ नहीं आई होगी इंग्लिश में, है ना। तो उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। एक अधिकारी वह होता है जो किसी प्रतियोगिता के वास्तविक खेल को नियंत्रित नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसे अधिकारी के रूप में माना जा सकता है? एम्पायर और रेफरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात जो है कि भैया, एम्पायर और रेफरी में कुछ फर्क होता है क्या, है ना? या एम्पायर और रेफरी के जो गेम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं क्या? अपने आप में जब एक मतलब एक डेफिनेशन के तौर पर ये बात कही जाती है या इनके रिस्पेक्ट में कुछ बात बोली जाती है, तो सीधी सी बात ये है कि एम्पायर और रेफरी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द रूल ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। ये क्या करते हैं, एक जो खेल जिससे भी ये जुड़े हुए होते हैं उसके रूल्स को एनफोर्स करते हैं हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। ठीक है, तो उनको समझाना बुझाना, जो भी रूल्स के अंदर की चीजें रहती हैं उनको रूल में रखना, उनके ऊपर एनफोर्स करते हैं। इनके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इनका जो डिसीजन रहता है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे कि भैया क्रिकेट में तो थर्ड एम्पायर के पास चली जाती हैं चीजें, है ना, या रिव्यू ले लिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा। ठीक है भैया, होती हैं वो चीजें, लेकिन वो एक चैनल का प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर थर्ड एम्पायर कुछ डिसीजन देगा तो उसको खिलाड़ी चैलेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि इनका जो भी डिसीजन होता है वो क्वेश्चन नहीं किया जाता। ओके, और ये जो स्पोर्ट्स हैं उसके रूल खिलाड़ियों पर एनफोर्स करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये खेल को नियंत्रित करते हैं। अब जैसे फुटबॉल वगैरह में येलो कार्ड किसको देना है, ग्रीन कार्ड किसको देना है, किसे डिसमिस करना है ना, वो सब चीजें कौन करता है? एम्पायर और रेफरी करते हैं। मतलब रेफरी वहां तो रेफरी होते हैं। तो दोनों ही ये आपके करेक्ट आंसर होंगे यहाँ पे। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन स्प्रिंटिंग, मतलब जो स्प्रिंट हम करते हैं, स्प्रिंट बोले तो जो तेज दौड़ना होता है वो, द एंगल ऑफ फ्रंट एंड रियर ब्लॉक शुड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी आपके सामने नजर आ रहा है आपको। और ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं, आपने देखा होगा। और हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये जो फ्रंट एंड रियर ब्लॉक्स जो होते हैं, ये कौन कौन से स्प्रिंट में यूज किए जाते हैं। आप मानकर चलिएगा कि ये लेस देन 400 मीटर की जो स्प्रिंट्स होती है ना, उसके अंदर ब्लॉक यूज किए जाते हैं, फ्रंट और रियर ब्लॉक जो होते हैं। अब आप एक बार देखिएगा, गूगल कर कर देखिएगा, या मैं भी कोशिश करूंगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अब आगे की जो वीडियोज आएंगी, जो कुछ चीजें मुझे समझाने की होंगी कि मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझा पाऊँ, तो इमेज उसमें मैं अटैच करके रखूंगा। कुछ चीजें होंगी जिसमें मैं वीडियोस या 3D वीडियोस का इस्तेमाल कर कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो चीजें मैं साथ में अटैच कर दूंगा ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, आपको समझ में आए, एक विजुअल पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए। और जब वो चीजें आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप उन चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और आई थिंक ये मोड अच्छा होता है, सुनने वाला, समझने वाला, देखने वाला। ठीक है, तो ये 45 डिग्री और 60 डिग्री होता है इसका। मतलब जो फ्रंट फुट होता है, रियर फुट होता है, उस पर जो प्लेसमेंट होती है ब्लॉक की, कुछ इस तरीके से, है ना। और आपका फीट यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होता है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। चलिए, एक एथलीट निम्नलिखित में से किस में मदद के लिए एक खेल प्रशिक्षक को नियुक्त करने पर विचार कर सकता है? ठीक है, इसने बोला कि भैया एक एथलीट है, वो चाहता है कि वो एक कोच को रख ले अपने पास, है ना, अपने लिए एक कोच का इंतजाम कर ले। तो वो कोच किस चीज में मदद कर सकता है एक खिलाड़ी की, ये पूछा गया है।
ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट्स है कुछ आपके सामने है भैया। एक नया खेल अगर शुरू करना चाहता है खिलाड़ी, तो क्या उसको कोच की रिक्वायरमेंट होगी? अपने खेल में सुधार करने के लिए एक खिलाड़ी है, वो अपने खेल में सुधार करना चाहता है, क्या उसके लिए उसको कोच की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल होगी। दोनों ही केसेस में उसको कोच की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, हो सकता है कि इनिशियली फर्स्ट टाइम पर वो एक मतलब छोटे लेवल पर चीजें स्टार्ट करे, और वहां पर जो कोच है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशन में ना हो, है ना, हाईली प्रोफेशनल ना हो। लेकिन जब सुधार की रिक्वायरमेंट की बात आती है तो वहां पर हाईली प्रोफेशनल कोच की वहां रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों ही केसेस में खेल प्रशिक्षक की जरूरत खिलाड़ी को पड़ेगी, और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये बहुत मतलब आप ये कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से एक प्रशिक्षक के गुण होने चाहिए? एक कोच के गुण क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। उम्मीदवार मतलब आप उसको एक स्पोर्ट्स पर्सन कह सकते हो। उम्मीदवार को, उम्मीदवार में सामर्थ्य के आकलन करने की क्षमता, कहने का मतलब एबिलिटी टू एसेस पोटेंशियल। एक स्पोर्ट्स पर्सन में, एक कैंडिडेट में स्पोर्ट्स का क्या कुछ पोटेंशियल है, कौन से स्पोर्ट्स के लिए उसकी बॉडी पोटेंशियल रखती है, वो समझना क्या एक कोच का काम है? बिल्कुल सही है। मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप क्रिकेट कोच के पास चले गए, लेकिन वो ये कहेगा कि यार मुझे एक पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा कि मैं इसको एज अ क्रिकेटर ट्रेन कर पाऊं। समझ रहे? अगर हो सकता है कि उसको कुछ और चीजें नजर आए कैंडिडेट में, वो कहेगा कि नहीं ये बेहतर फुटबॉलर बन सकता है, आप इसको फुटबॉल में डालिए, है ना, इसकी कुछ क्वालिटीज, इसकी कुछ पोटेंशियल्स ऐसी हैं जो किसी दूसरे गेम में बेहतरीन तरीके से यूज की जा सकती हैं, है ना। तो ये आकलन, ये सामर्थ्य का आकलन कौन करता है? कोच करेगा। विश्लेषणात्मक रूप से अवलोकन करने की क्षमता, देखिए ये भी वही है, एनालिटिकल स्किल्स को एसेस करने की क्षमता कि किस तरीके से विश्लेषण किया जाएगा चीजों का, है ना। आप हर तरीके से देखिए, बॉडी के तरीके से, उसकी इंटरनली, आपको पता है आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा तो फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर वाली चीजें पढ़ी होंगी, है ना। उसकी मसल्स की बनावट कैसी है, उसके लेग्स कैसे हैं, स्ट्रेंथ कैसी है, क्या उसकी बॉडी एंडोरेंस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क कर सकती है, या स्ट्रेंथ लेवल पर बहुत अच्छा वर्क कर सकती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस पर वर्क कर सकती है, या उसकी बॉडी पावर लिफ्टिंग पर ज्यादा वर्क कर सकती है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, उन चीजों को एनालाइज करते हुए चीजें आगे बढ़ाना। ओके। उसके बाद व्यक्तित्व और चरित्र मतलब पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, कैसा है इंसान का, वो उन चीजों का भी आकलन करेगा, है ना। क्योंकि किसी किसी में क्या होता है कि बहुत एग्रेशन चाहिए होता है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह हो गई, किक बॉक्सिंग हो गई, उसमें इंसान के अंदर एग्रेशन होना चाहिए थोड़ा, तब वो चीजें सक्सेसफुल कही जा सकती हैं। मतलब उस गेम में कही जा सकते हैं, मतलब उस गेम में अच्छा माना जाता है। कल्पना करना मतलब उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो किस तरीके से सोचता है किसी गेम को लेकर। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जैसे चेस हो गया। अब चेस के अंदर आप ये कहें कि नहीं भैया आपको एंडोरेंस चाहिए है, पावर चाहिए है, नहीं चाहिए ना, अलग अलग चीजें हैं। इसी वजह से क्या थॉट प्रोसेस है कैंडिडेट का, क्या उसका पर्सनालिटी एंड करेक्टर है, क्या उसकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्या उसका पोटेंशियल है, वो सभी चीजें एक कोच अच्छे से जज कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्प्रिंट में, अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्प्रिंट और ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कितने पूछे गए हैं। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है ना, उसमें मिली जुली तरीके से एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। स्प्रिंट में बैठी हुई आसीन स्टार्ट को क्राउच स्टार्ट के रूप में जाना जाता है ना, CROUCH, क्राउच स्टार्ट आप इसको कहते हैं। क्राउच स्टार्ट मतलब आप सिटिंग पोजीशन में हैं, लेकिन सिटिंग की भी 3-4 तरीके की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्राउच स्टार्ट के प्रकार हैं? तो ये जो तीनों ही प्रकार है ना, ये क्राउच स्टार्ट के हैं। एलोंगेटेड स्टार्ट, बेंच या बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट। आप देखेंगे एलोंगेटेड स्टार्ट और मीडियम स्टार्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका फ्रंट लेग और रियर लेग, उसके बाद आपकी बॉडी, आपका नी कितना एंगल पर बेंड कर रहा है। जिस टाइम आप स्टार्ट ले रहे हैं आपकी बॉडी
खुद को कितना किस फोर्स के साथ आगे धकेल रही है जैसे ही आपका स्प्रिंट स्टार्ट होता है। ये एलोंगेटेड और मीडियम स्टार्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पोजीशन आपको देखना है, हील की पोजीशन और नी की पोजीशन क्या रहती है। बुलेट स्टार्ट में बिल्कुल ऐसा होता है कि आप जैसे रेडी सेट गो वाली जो सिचुएशन होती है ना, आपको मतलब जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है और कमांड आपको मिलती है, तो उस पोजीशन में आप जितना ज्यादा थ्रस्ट अपनी बॉडी को दे पाए आगे धकेलने के लिए, वो आपका बुलेट स्टार्ट का पार्ट है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। Which of the following is are the classification of yogic practice? योगिक प्रैक्टिस के क्लासिफिकेशन बताना है। प्राणायाम और क्रिया, ये दोनों ही योगिक प्रैक्टिस की अपने आप में मतलब योगिक प्रैक्टिसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब इनके अलावा भी तो योगिक प्रैक्टिस है, ऐसा तो है नहीं कि दो हैं, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर आसना, मतलब आसन आप जिसको कहते हैं। मुद्रा, मुद्राज अलग अलग तरीके की मुद्राज हो सकती हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन भी आपकी योगिक प्रैक्टिस का पार्ट है। एक प्यूरिफिकेशन भी, मतलब जिसमें आप रिचुअल्स, चलिए ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किन में क्या क्या होता है। एक होता है बंधा, मतलब बंद जिनको बोला जाता है, और एक होता है मंत्रा, मतलब जो चैंट आप करते हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है वो तो अभी मतलब बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्लास लेंगे तब, है ना। लेकिन ये भी आपकी योगिक प्रैक्टिस के अंदर ही आते हैं। तो बाई चांस अगर प्राणायाम और क्रियाज के अलावा इनमें से भी कुछ आपसे ऑप्शन में यहाँ पर स्टेटमेंट्स में रख दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कुल मिलाकर ये बात है। और पता है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके के पेपर हाल फिलहाल में आ रहे हैं, खासकर पीआरटी और टीजीटी के, इवन मैं कहूंगा पीजीटी का पेपर का लेवल टीजीटी के पेपर के लेवल के आगे कुछ भी नहीं था। टीजीटी का बहुत बेहतरीन पेपर आया था, आगे भी ऐसे ही आएंगे। लेकिन पिछले वाली गलती डिपार्टमेंट नहीं करेगा कि ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस में ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नहीं होंगी ऐसी चीजें। अपनी प्रैक्टिस बेहतर रखिए, पढ़िए बेहतरीन तरीके से, बिटवीन द लाइंस पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें लेकर आइए। ठीक है। और मतलब ठीक है, वो चीजें मानता हूँ कि कई बार बहुत अलग अलग तरीके से हो जाती हैं कि भाई महंगी भी है बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ टुडे? अच्छा, हमसे पूछा गया है कि आजकल जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट किस में नहीं है। अब आप ऑप्शंस देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें हैं यहाँ पे। ऑप्शंस देखिए। एंजाइटी, क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन को सक्सेस होने के लिए एंजाइटी रखनी जरूरी है? हम कहेंगे यस, बट एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। ऑप्टिमल लेवल, है ना, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही होनी चाहिए। उससे कम होगी तो भी दिक्कत है, ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है ना। टीम कोहेशन, मतलब एक टीम में मतलब मिलजुल कर रहने वाली जो चीज होती है बिल्कुल होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए, भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब डीमोटिवेशन में कोई इंटरेस्ट क्यों ही रखेगा? क्योंकि उसको स्पोर्ट्स पर्सन को साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन करना है, तो डीमोटिवेशन तो स्ट्रेंथन नहीं होने वाली। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नोट में पूछा गया है हमसे। ठीक है। और ये जो एंजाइटी वाली चीज है ना, आपको ये पॉइंट बहुत डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत है। पीजीटी के अंदर तो बहुत अच्छे से इसमें ना एक मतलब इन्वर्टेड यू करके आता है, कि भाई इन्वर्टेड यू करके इसका ग्राफ बनता है। इसमें एंजाइटी आप कह सकते हो, अराउजल कह सकते हो। अगर अराउजल और एंजाइटी एक ऑप्टिमल लेवल पर होंगी ना, उस टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे लेवल पर होगी। ठीक है। तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने का भी ये एक तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोट द रीजन ऑफ क्लींजनिंग इन्वॉल्व इन वेरियस क्रियाज? अब योगा के अंदर बहुत सारी क्रियाज होती हैं। कुछ कुछ क्रियाज ऐसी होती हैं जिसको हम अपनी बॉडी को साफ करने में या क्लीन करने में टेक पार्ट जो करती हैं, है ना। तो कौन कौन सी क्रिया है? क्या इंटेस्टाइन को हम क्लीन करते हैं? क्या हम नेजो फेरेलिंग्स को हम, मतलब ये जो नेजल पैसेजेस होते हैं हमारे,
क्या हम इनको साफ करते हैं, क्लींस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन मतलब ये इसने नोट में पूछा है ना कि नोट द रीजन ऑफ क्लींजिंग इन्वॉल्व इन वेरियस क्रिया, तो भैया ये दोनों तो है ना, तो इसका मतलब नीदर वन नीदर नोर टू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट में पूछा है ना, और ये तो हमारे पॉजिटिव है, तो आंसर तो नहीं है, तो नीदर वन नोर टू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी क्रियाज और होती है, मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे पीछे लिखा था, एक नेति होती है। नेति किससे रिलेट करती है? हमारी नेजल पैसेज से, ये आपको ध्यान रखना है ना, नेजल पैसेजेस से हमारी ये क्रियाज रिलेट करती हैं। दूसरा, जो धोती क्रिया होती है, धोती भी आप इसको बोलते हैं, ये हमारी एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, जो खाने का पाइप रहता है उसको साफ करने में, क्लीन करने में हेल्पफुल होती है। तीसरी एक नोली आप लिख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीजें लिख भी लीजिएगा, NAULI, न्यूली क्रिया होती है, वो हमारे एब्डामन ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करती है ना। फोर्थ वन एक लिख लीजिएगा, बस्ती बोलते हैं और वस्ती भी बोल देते हैं कई बार, वस्ती, ठीक है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए इस यहाँ पर लिखा है ना इंटेस्टाइन, तो इसके लिए मतलब कौन सी क्रिया होती है हमारी, बस्ती या फिर वस्ती जो आप यूज करते हैं वो कह लीजिए, और नेजो फेरिंगल्स के लिए आपकी कौन सी हो गई, ये पहले वाली हो गई नेति। अच्छा, और भी होती है इसके, कपालभाति, कपालभाति तो आप लोग करते भी होंगे, बाबा रामदेव कितने कराते हैं, वो हमारा फ्रंटल एरिया जो होता है ना माइंड का, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसके लिए यूज होती है। एक और भी होती है, अच्छा यहाँ पर पांचवें पे लिख लीजिएगा भैया, कपालभाति, ठीक है, और सिक्स एक लिख लीजिएगा, त्राटक, ठीक है, त्राटक हमारी आइज के लिए आप कह सकते हो, कंसंट्रेशन बनाने के लिए, और ये जो कपालभाति, ये एक तरीके से मेडिटेशन वाला पार्ट, फ्रंटल एरिया जो होता है माइंड का, उसको चंगा रखने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब लिख लीजिएगा, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, किस तरीके से चीजें होती हैं, कहाँ से आई, कैसे करते हैं वाली जो चीजें हैं, अब पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जो भी है खैर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या हो गया, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ऐसा है क्या? चलिए देख लेते हैं भाई, 10 मिनट में जितने क्वेश्चन होते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, मीटिंग हमारी खत्म हो जाएगी 10 मिनट में। हडल रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, बिल्कुल ठीक है। हडल रेस मतलब जो एक फट्टे लगे रहते हैं ना, उनके ऊपर से कूद कूद कर जाते हैं, तो वॉकिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम करूंगा, ठीक है। द ट्रेनिंग ईयर और द टाइम अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, कौन कौन से पीरियड्स हैं? प्रिपेरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है वो बताना है ना। तो कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट, भैया प्रीपेरेटरी, प्रीपेरेटरी मतलब जब प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन में तो हम डेवलपमेंट पर कंसंट्रेशन करेंगे ही करेंगे, तो ये तो सही है, तो मतलब गलत नहीं है। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 फेजेस, ओके, इसके 2 और 3 फेजेस होते हैं प्रीपेरेटरी फेज के, कौन कौन से होते हैं मैं जल्दी से लिख देता हूं, एक तो हाइपरट्रॉफी लिख लीजिएगा, हाइपरट्रॉफी, एक होता है एंडुरेंस, है ना, दूसरा मतलब हाइपरट्रॉफी या एंडुरेंस आप इसको कह सकते हो, तीसरा होता है स्ट्रेंथन, मतलब स्ट्रेंथ डेवलप करने वाला, एंड एक होता है पावर, पावर डेवलप करने वाला, ठीक है। ये इसके 2-3 फेजेस होते हैं, और ये 2/3 टाइम ले लेता है, ओवरऑल ट्रेनिंग का 2/3 टाइम ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्यों गलत हो गया वो समझने की बात है। पीरियड इज डोमिनेटेड बाय हाई इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बट वॉल्यूम इज मीडियम, ये गलत हो गया, ये ना उल्टी चीज है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस तो आएगा मीडियम, ठीक है, और वॉल्यूम इज मीडियम नहीं आएगा, वॉल्यूम आएगा हाई, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज आपको क्लियर होगी तो आप समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिशु की सामान्य प्रक्रिया है? भैया दोनों ही है, प्रकाश पर भी नजर गड़ाए रखते हैं बच्चे, फोन वोन की स्क्रीन देखते हैं तो, दूसरा आपके आंसू भी उनको ज्यादा आते हैं और आते ही रहते हैं, क्योंकि उनको जो टीयर ग्लैंड्स है उनकी वो डेवलप होनी होती है उस टाइम पर, ठीक है। Intensity of stimulus can be described by which of the following: frequency of movement, speed of a cyclic exercise, amount of load during muscle strength exercise, तीनों बिल्कुल ठीक है।
समझने की बात है कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये है अपने आप में क्या होती है, ये इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंसरी इनपुट टू द ब्रेन, है ना। जो सेंसरी इनपुट्स हम देते हैं ब्रेन को, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ओके, अब इसमें अगर हम मैं बात करूं कि मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड अपने आप में मिनिमम क्वांटिटी होती है किसी भी चीज की। मान लीजिए मैं बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा हूँ, जब तक वो उस चीज की फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं होगी कि आपके कानों तक पहुंच जाए और आपको सुनाई दे, तब तक नई चीजें होंगी ना, तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बहुत कम हो गई, है ना। इसी तरीके से वो स्पीड से भी रिलेट कर सकते हैं और उसके लोड से भी रिलेट कर सकते हैं। ये चीजें जब आप फिजियोलॉजी की चीजें कवर करेंगे तब इनको पढ़ेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज आर इंक्लूडेड इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भैया तीनों ही चीज आती है। इंडिविजुअल डिफरेंस भी आता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी आती है, लर्निंग थ्योरीज भी आती हैं। इंडिविजुअल, अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आपकी कॉग्निशन वाली चीजें आती हैं। इसके अंदर और भी कुछ पार्ट रहते हैं, जैसे कॉग्निशन हो गया कि भैया आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज को किस तरीके से काम करते हो उनके ऊपर, है ना। बिहेवियर हो गया, बिहेवियर में क्या आ गया आपका, एजुकेशनल सिचुएशन आ गई, है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट, अब जैसे ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट आ गया। हाउ एंड व्हाट यू लर्न डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन योर जेन्स एंड एक्सपीरियंसेस, एक तरीके से। मतलब आप ये मानकर चलिए कि आपकी कोग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, आप किसी सिचुएशन के बारे में किस तरीके से समझ पा रहे हैं, है ना। एजुकेशनल सिचुएशन अगर बन रही है तो किस तरीके से काम हो रहा है। लर्निंग थ्योरीज में आपने पढ़ी होंगी, तीन चार तरीके की थ्योरी है ना अलग अलग, कि हमारा माइंड किस तरीके से डेवलप होता है, हम किसी चीज पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना, किस तरह से सीखते हैं, वो सभी इसके अंदर आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इन विच ईयर ट्रिपल जंप वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक, तो सबसे पहला जो ओलंपिक था उसमें ट्रिपल जंप आ ही गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें और कौन कौन से गेम आए थे वो समझने वाली बात है, और इसके साथ ही जो और ओलंपिक पहले हुए थे, मतलब जैसे एथेंस में खेला गया था, तो 14 नेशन थे, 14 देश थे जिन्होंने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। 241 एथलीट्स थे, है ना, और सभी के सभी मेन थे, वुमेन नहीं थी वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, 43 इवेंट्स आपकी हुई थी वहां पे, 43 इवेंट्स थी, लेकिन स्पोर्ट्स कितने थे, नो स्पोर्ट्स थे, मतलब नो स्पोर्ट्स की अलग अलग 43 इवेंट्स थी। ओके, और इसकी जो डेट थी एक तरीके से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1896 में स्टार्ट किया था, 15 अप्रैल में क्लोज हो गया था। तो इस तरीके की जो छोटी मोटी डिटेल्स है वो आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। ठीक है, खेल प्रशिक्षक व्यक्तियों को अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने और अपने शरीर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मक आलोचना, प्रेरणा और विशेषज्ञ ट्यूशन। ठीक है, विशेषज्ञ ट्यूशन मतलब वो कोचिंग तरीके की वाली चीजें, बिल्कुल सही है कि वो मदद करते हैं शरीर को बेहतर बनाने में। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन आती है, तो मोटिवेशन से आप पॉजिटिवली काम करते हो। रचनात्मक आलोचना को समझने की जरूरत है कि आप किसी को कुछ नेगेटिव पॉइंट बोलते हो, उसमें अराउजल क्रिएट होता है, और वो अराउजल उसका मोटिवेशनल पार्ट बनता है, वो उसको मोटिवेशन के तरीके से लेता है और अपने ऊपर काम करता है। इसको एक तरीके से रचनात्मक आलोचना बोलते हैं, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से चीज आगे बढ़ती है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 16वां देख लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चारों ही बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक बार पढ़ लो अच्छे से। मेंटल ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन चेंज स्ट्रक्चर, ग्रोथ इज सम डायरेक्शन इज इन, मतलब जब ग्रोथ हो रही है तो होती ही रहेगी ना। इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, जो मतलब बहुत जरूरी हो जाए। ठीक है, तो ग्रोथ तो जरूरी भी है और रोका भी नहीं जा सकता। अब आपकी एज बढ़ रही है तो रोक दोगे क्या, एज बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है। ग्रोथ स्टेजेस फॉलो अ पैटर्न ट्रेजेक्टरी। अब इसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, काफी लंबा टॉपिक है ये अपने आप में, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो। ग्रोथ इज एन आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है कि आपका जैसा एनवायरमेंट होगा, आप जैसे एनवायरमेंट में पले बढ़ेंगे उसी तरीके से आपकी बॉडी काम करेगी। कहने का मतलब, अब जो पहाड़ी लोग होते हैं वो जिस तरीके से उनका एनवायरमेंट होता है, उनका शरीर की बनावट भी उसी तरीके की होगी। दिल्ली में रहने वालों की अलग है, बिहार में रहने वालों की अलग है, साउथ इंडियन की उनके तरीके से है। तो उनका
ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट काम करता है इसी तरीके से। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके। बचपन में व्यवहार की विशेषताएं क्या है? सीटी बजाना, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे सड़क की लाइट वगैरह फोड़ते हुए चलते हैं स्कूल से आते वक्त, वो भी आपने देखे होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लचीलापन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, ओके, मतलब आप एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन से भी निर्देश हैं? चोट से बचने के लिए वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग व्यायाम करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये। जब आप जिम के अंदर भी एक्सरसाइजेज करते हैं, तो एक्सरसाइजेज खत्म करने के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाले कुछ वार्म अप करने चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह करनी चाहिए, ताकि जो आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और वो स्टिफ ना रहे, स्ट्रेच रहे, फ्लेक्सिबल रहें। लचीलापन व्यायाम करते समय अच्छी मुद्रा बनाए रखें। बोला जाता है कि जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, तो स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए आप होल्ड रखिए, 8-10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए, वो आपको बेहतर रिजल्ट देकर जाती है ना? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रह गई है। प्री गेम ड्यूटी ऑफ एन ऑफिशियल, भैया ये यहाँ पर चारों ही बिल्कुल ठीक है। आप एक बार तीनों, सॉरी, तीनों बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ये फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी कि क्या है, क्योंकि स्क्रीन पर ना टाइम चल रहा है कि अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 मिनट रह गई है, लेस देन 1 मिनट है। ओके, और ये यहाँ पर है प्रैक्टिसेस सिस्टमाइज, ओके, योगा स्कूल्स वाली जो चीजें हैं, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लेया योग, इसके अलावा एक राजयोग है, राजा योगा। ठीक है, एक जना योगा है, ये जना योगा और लय योग सेम ही होंगे। एक है तंत्रा योगा। ओके, तो ये इसके आपके स्कूलिंग के पार्ट है। होपफुली आपको चीजें बेहतर भी लग रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, है ना? और मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों का ना एक लिमिटेड लेवल पर लेकर रखूं, ताकि कैंडिडेट्स का बहुत इधर उधर की चीजें ना हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो मिले कैंडिडेट्स को भी और हमें भी, सीधी सी बात है। खैर, बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस वाज उमेश भारद्वाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। मैं शेयरिंग